गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंटर्नशिप इनिशिएटिव्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया था यूनियन बजट में, जिसके मुताबिक एक पोर्टल तैयार की जाने वाली है जो कि अलाउ करेगी कि यूथ को कि वो डायरेक्टली इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकें हमारी कंट्री की टॉप 500 एंटरप्राइजेज में। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप स्कीम जो अनाउंस की गई थी, इसका नाम रखा गया है पीएम्स पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। और ये 2 लाख करोड़ का जो है ये इसका आउटले रहेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्किल गैप्स को क्लोज किया जा सके और यंग पीपल को अपनी पहली जॉब फाइंड करने में हेल्प किया जा सके। तो इसमें 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप्स दी जाएंगी 500 टॉप कंपनीज़ में 5 साल के लिए। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो मार्जिन पर हैं, जो लेस स्किल्ड हैं, लेस एम्प्लॉयबल हैं, उनको जो है ये इंटर्नशिप स्कीम के बेनिफिट मिल सकें। तो इंटर्नशिप अलाउंस जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो मिलेगा। और वन टाइम असिस्टेंस 6,000 रुपीज़ की वो इंटर्न्स को प्रोवाइड भी की जाएगी। कंपनीज़ को अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फंडिंग जो है वो इस्तेमाल करनी होगी और ट्रेनिंग कॉस्ट जो है और उसी के थ्रू वो CSR के थ्रू कवर करेंगे। और 10% ऑफ इंटर्नशिप कॉस्ट भी वो कवर करेंगे। स्कीम जो है वो लगभग 66,000 करोड़ का कॉस्ट करेगी और हर कंपनी जो है वो 13 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए शेल आउट करेगी। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या हैं इसमें? कंसर्न्स ये हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो इंटर्न्स का, वो कंपनीज कैसे डिसाइड करें। क्या वो मैंडेटरी होगा कंपनीज के लिए कि वो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस रखें या एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, कि वो एक बेनिफिशरी बन सके इसका। गवर्नमेंट जो है वो 500 कंपनीज़ को म्यूचुअली अग्री करने के लिए भी जो है वो कह सकती है कि वो एक वॉलंटरी कोटा सिस्टम लेकर आएँ और उसके बेसिस पर बोर्ड इंटर्न्स को बोर्ड किया जा सके। ठीक है, अब जो है पोर्टल जो बनाई जा रही है वो बेसिकली एम्प्लॉयर्स को अपनी इंटर्नशिप ओपनिंग्स जो है वो पोस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। और उसके बेसिस पर जो है यूथ ने अपना जो डेटाबेस शेयर किया होगा उससे मैचिंग की जाएगी कैंडिडेट्स की। और फिर जो है वो स्किल सेट्स के बेस पर जो है वो उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ वो मिल सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन को जो है वो बैन कर दिया है। कहा है कि इनका कोई थेरेप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या हैं? तो ये बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिव ड्रग्स होते हैं एक सिंगल डोज फॉर्म में। इनको हम कॉकटेल ड्रग्स भी कहते हैं। और ये तभी सिर्फ एक्सेप्टेबल होते हैं जब डोजेज़ होती हैं हर इंग्रेडिएंट की, वो डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप की जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये कई बार ये कॉम्बिनेशन जो है एडवांटेजियस होते हैं सिंगल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। तो इनका जो है वो कई बार इनका जो एक्शन होता है, जैसे एक ही दवाई के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट्स होना, तो वो एक दूसरे को कई बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बेटर टॉलरेबिलिटी बनाने में हेल्प करते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी इजी हो जाती है और कॉस्ट सेविंग भी रहती है। तो कई बार ये ऑप्टिमल थेरापेटिक बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या होते हैं कि इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शंस भी हो सकता है आपस में। ठीक है, पेशेंट्स को ये अननेसेसरी रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस से एक्सपोज कर देते हैं। और इर्रेशनल अगर यूज़ किया जाए तो इससे क्या होगा कि लोगों के ऊपर जो है वो बिना मतलब की लंबी फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि उनको दोनों जो है वो सॉल्ट्स का पैसा देना पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तो इसको फिर भी बनाते रहते हैं क्योंकि उनको इससे ह्यूज सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो ये 156 डोज कॉम्बिनेशंस बैन किए गए हैं, इनको सेक्शन 26A ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर बैन किया गया है। और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा, उनकी रिकमेंडेशंस के बाद ही इसको बैन किया गया है। तो बैन जो ड्रग्स किए गए हैं उनमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, माइग्रेन मेडिसिन, एंटी नोजिया ड्रग्स, उनको जो है वो बैन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। टॉपिक ये भी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव से मीट करेंगे नेशनल लेवल जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के, यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, और ये जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म या मशीनरी है क्या? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग चाहता है रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि स्टाफ साइड के हैं
और जो ऑफिशियल साइड के हैं, ताकि उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो कि एक एम्प्लॉयर है और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनको रिजॉल्व किया जा सके। 1966 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो ये नॉन स्टेचुटरी जो है वो स्कीम है स्टाफ साइड और ऑफिशियल साइड के बीच में। इसमें सभी रेगुलर सिविल एम्प्लॉयज़ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन याद रखो क्लास 1 सर्विसेज, क्लास 2 सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करने वाले, यूनियन टेरिटरीज़ के एम्प्लॉयज़, पुलिस पर्सोनल, वो इसमें नहीं आते हैं। तो इसके अंदर जो है स्कीम के अंदर जॉइंट काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, नेशनल काउंसिल जैसे कि बनाई गई है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर। तो ये जो जॉइंट काउंसिल्स होती हैं, जो भी मैटर्स जैसे कि कंडीशंस ऑफ सर्विस या वर्क, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, कैसे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क, इन सब को जो है वो डिस्कस किया जाता है। लेकिन याद रखो इंडिविजुअल केसेस इसमें कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ये ओवरऑल ही जो है वो देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वांटम नॉन लोकेलिटी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्वांटिफाई करने के लिए नॉन लोकल क्वांटम कोरिलेशन को वो पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम नॉन लोकेलिटी होता क्या है? प्रिंसिपल जो है नॉन लोकेलिटी का, वो एक फीचर है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसमें क्या होता है कि जो है ऑब्जेक्ट्स, अगर आप उसमें एक जगह पर कोई चेंज कर रहे हो, तो जो दूसरी जगह पर कितना भी डिस्टेंस हो, चाहे कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे का डिस्टेंस हो, वहाँ पर वो भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो दूसरा पार्ट है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमिना है अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, कि आप एक पार्ट में यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पर चाहे वो कितना भी दूर हो, चाहे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दूर हो, वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसमें वो चेंज देखने को मिलेगा दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन है प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का। मतलब लोकेलिटी का क्या आइडिया था आइंस्टाइन का, कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट पे जो है उसमें कुछ चेंज हो जाएगा। तो नॉन लोकेलिटी में लेकिन क्या होता है कि इंटेंगलमेंट इस तरह से हुई होती है पार्टिकल्स के बीच में कि वो परमानेंटली कोरिलेट हो चुके होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनके कोई भी एक पार्टिकल में चेंज करोगे, दूसरे पार्टिकल को आपने सेपरेट करके कितनी भी दूर कर दिया हो यूनिवर्स में, वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको चेंज दिखाएगा जो आपको आपने पहले पार्टिकल में किया है। ओके, तो इसका इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन में, ऑफ कोर्स क्वांटम कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स। ये टॉपिक भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आईआईए के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक मेथड जो है वो पायनियर किया है ताकि सन की मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो प्रोब किया जा सके डेटा यूज़ करके कोडाइकनाल टावर टनल टेलीस्कोप का। तो ये स्टडी ने एक एक्टिव सनस्पॉट रीजन के ऊपर फोकस रखा जिसके कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं। ऑब्जर्वेशन से इंसाइट्स प्रोवाइड की कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की को जो है वो स्ट्रेटिफाई किया जा सकता है अक्रॉस डिफरेंट हाइट्स ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। तो जो टनल टेलीस्कोप है उसका यूनिक 3 मिरर कोलियोस्टैट जो है वो उसने प्रिसाइज ट्रैकिंग ऑफ सन की और इन्हेंस्ड डेटा एक्यूरेसी की। तो टेक्नोलॉजिकल अगर हम इंसाइट्स देखें तो ऑफ कोर्स वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टनल टेलीस्कोप का जो सेटअप है उसमें प्राइमरी मिरर है जो कि ट्रैक करता है सन की मूवमेंट को। सेकेंडरी और टर्शरी जो मिरर्स हैं वो डायरेक्ट और जो है अलाइन करते हैं सनलाइट को ऑब्जर्वेशन के लिए। और इसमें जो है कैल्शियम 2 हीलियम 1 का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड्स को जो है वो मेजर करने के लिए। तो सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ और फिनोमेना को। मैग्नेटिक फील्ड जो है सन के वो जनरेट के होते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स से, स्पेसिफिकली आयंस और इलेक्ट्रॉन्स से। तो अगर हम सन के एटमॉस्फेयर को देखें तो उसमें कई तरह की लेयर्स हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। तो जो सन स्पॉट की साइकिल है वो लगभग 11 साल की होती है और सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी जो डिफरेंस, लाइट जो एमिट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, और वो जिस जिस तरह से मूव करता है बिटवीन ऑर्बिट्स विद इन एन एटम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रग डिलीवरी विद नैनो टेक्नोलॉजी। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू टेक्निक बनाई गई है पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हुए, जिससे कि एंटी फंगल मेडिकेशंस को जो है वो एफिशिएंटली डिलीवर किया जा सकता है। तो निकोमाइसिन लोडेड नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साइंटिस्ट ने बेसिकली निकोमाइसिन का यूज़ किया है एज एन इनहिबिटर, और उनको पॉलीमेरिक
नैनो पार्टिकल्स में जो है वो लोड किया ताकि फंगल इन्फेक्शंस को टारगेट किया जा सके। तो चिटिन नाम का एक कंपोनेंट होता है फंगल सेल वॉल्स का, जो कि ह्यूमन बॉडी में तो एब्सेंट होता है। तो जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो जाकर इसको टारगेट कर देते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में और तो कहीं होता नहीं, तो ह्यूमन बॉडी को नुकसान नहीं होता। तो नैनो पार्टिकल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर डिफरेंस को जो है वो इस्तेमाल करते हुए फंगल ग्रोथ को डिसरप्ट करती है। इस फॉर्मुलेशन ने ये भी शो किया है कि कैसे जो है एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस फ्यूमिकेटस, इन दोनों को जो है ये जो दोनों फंगल इन्फेक्शंस हैं इनको सबसे आसानी से जो है वो डील किया गया है। तो इस मेथड का बहुत ही बेनिफिट है, खासकर उन पेशेंट्स में जो कि कंडीशन से डील कर रहे हैं, जैसे अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, HIV, कैंसर, या जो कि लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पर हैं, और या फिर जो हायर रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शंस पर हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसमें मैनिपुलेशन की जाती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की नैनो स्केल पर, और नैनो पार्टिकल्स अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और इनके यूनिक फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डायमंड इन बॉट्सवाना। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक लगभग 2500 कैरेट का डायमंड जो है वो, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एवर है, वो हमें अनर्थ हुआ है बॉट्सवाना में, कैरोवे डायमंड माइन में। ठीक है, तो जो न्यूली डिस्कवर्ड डायमंड है ये 3100 प्लस कैरेट का जो कोलिन डायमंड, जो सबसे लार्जेस्ट है आज तक का मिला है साउथ अफ्रीका में लगभग 100 साल पहले, उसके बाद सेकंड नंबर पर है ये। तो बॉट्सवाना एक लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसर है, जिसमें कि डायमंड इंडस्ट्री वहाँ का 30% GDP कॉन्स्टिट्यूट करती है और 80% ऑफ एक्सपोर्ट्स। और इस डायमंड का एडवांस्ड एक्सरे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इसको जो है वो अनर्थ किया गया था। तो डायमंड जो है वो अर्थ के मेंटल में फॉर्म होते हैं, सरफेस पर ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से आते हैं, और ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जैसे डाइक्स और सिल्स में ये मिलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में देखें तो पन्ना बेल्ट मध्य प्रदेश की, वज्र करूर किम्बरलाइट पाइप जो कि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर बेसिन ग्रेवल्स जो हैं वहाँ पर ये जो है डायमंड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल डायमंड प्रोडक्शन में बॉट्सवाना हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फिर जो है सिंथेटिक डायमंड्स में US जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ग्लोबल डायमंड रिसोर्सेज जो है वो रशिया, बोत्सवाना और DRC में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि रशिया को जो है वो लार्जेस्ट और रिचेस्ट डायमंड रिसोर्सेज की कंट्री कहा जाता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is internship initiatives. This topic is important for your governance section. So under a special package which has been outlined in the union budget, a new portal is being developed to allow youth to apply directly for internships with nation's top 500 enterprises. So the union budget had announced the PM's package for employment and skilling with an overall outlay of 2 lakh crore rupees. So to close the skill gaps and help the young people find their first jobs, the government would be offering 1 crore youth internships in 500 of the top companies in 5 years. The government is keen to ensure that those at the margins, especially those less skilled and less employable, will be able to make the most of this internship scheme. So an internship allowance of 5,000 rupees per month along with a one-time assistance of 6,000 will be provided to these interns, and companies will be required to use their CSR funding to cover the training cost and 10% of the internship cost. So this scheme will basically cost over about 66,000 crore rupees, and about each company would be shelling out about 13 crore for it. Okay, so but there are concerns as well. How will you decide the eligibility criteria for companies and interns to be selected as part of this plan, and whether it will be mandatory for the companies and the basic qualifications of an individual uh, have to be met to qualify as a beneficiary. So the government will can plan to mutually agree on a voluntary quota system to take these interns on board. Okay, so the portal will be enabled so that the existing database of the country's youth can be mobilized, and employers will be posting their internship openings, and they will be matched with those the data submitted by the candidates, and then matching of skill sets will be done by the applicants and the type of internship opportunities provided by the companies, and based upon that internship opportunities will be given. Okay,
So the next topic is fixed dose combinations. This topic is important for your governance section. So Union Health Ministry has banned 156 fixed dose combination medicines, citing no therapeutic justification and potential risks to patients. So what are fixed dose combination drugs? So these are basically the combination of two or more active drugs in a single dosage form. They are also referred to as cocktail drugs. So it is widely accepted that most drugs should be formulated as single compounds, but sometimes fixed ratio combination products are acceptable when the dosage of each ingredient meets the requirement of a defined population group and the combination has a proven advantage over single compound drugs. Okay, even they are more therapeutically effective, they are safe, and they are unique. So these fixed drug combination formulations, they have unique advantages because they can be complementary. They can have better tolerability when they're given together. They also elongate the product life cycle management, and of course it also leads to cost savings as well. So a rational approach has to be made for achieving optimal therapeutic benefits while minimizing the pill burden. So but there are certain challenges as well, because it increases the chances of adverse effects because you do not know how these two drugs will be interacting with each other. They unnecessarily expose patients to adverse drug reactions as well. Irrational FDC use also leads to financial burden on consumers. They are sometimes, especially in antibiotics, they are also part or they also play a part in the antimicrobial resistance. But pharmaceutical manufacturers, they are happy because they reap the benefit of huge sales of these of such drugs. So government has basically used the section 26A of the Drugs and Cosmetics Act of 1940 to ban such 156 drugs, and this has been done on the recommendations from an expert committee which was formed under the Drugs Technical Advisory Board. And the banned drugs include most common antibiotics, anti-allergic medicines, uh, acne creams, migraine medicines, and even anti-nausea drugs. Okay. So the next topic is joint consultative mechanism. This topic is important for your governance section. For the first time in the last 10 years, PM Modi will be meeting with the staff representatives in the national level joint consultative mechanism of the union government employees and the personnel ministry. So basically this joint consultative machinery or mechanism is a platform for constructive dialogue between the representatives of the staff side and the official side for the peaceful resolution of disputes between the government, who is the employer in this case, and its employees. So this scheme was introduced in 1966, and the objective is to promote harmonious relations between the government as employer and its employees. This scheme is a non-statutory one, mutually agreed upon between the staff side and the official side. It covers all regular civil employees of the central government except those who belong to class 1 services, class 2 services, persons in industrial establishments, employees of the union territories, police personnel. So this scheme provides for the setting up of joint councils even at the national, departmental and regional or office levels. The national council is chaired by the cabinet secretary, and the scope of these joint councils includes all those matters which relate to the conditions of service and work, welfare of employees, improvement of efficiency and standards of work, and of course individual cases are not considered in these councils. Okay. So the next topic is quantum non-locality. This topic is important for your science and tech section. So scientists have demonstrated that a universal standard for measuring and quantifying non-local quantum correlations is not possible. So the principle of non-locality is a feature of many interpretations of quantum mechanics. Basically, non-locality is the ability of objects to instantaneously know about each other's state even if they are separated by large distances, even billions of light years away or billions of galaxies away. Okay, so otherwise we are uh, the believers of principle of locality, in which was given by Einstein, which means that the distant objects cannot have any direct influence on one another, but non-locality occurs due to the phenomena of entanglement, whereby particles which interact with each other, they become so permanently correlated or dependent on each other's states and properties that
they effectively lose their individuality and they start behaving as a single entity. So what happens is that when you separate parts of the universe, they are actually potentially connected in an intimate and immediate way. Okay, so where is can you use this quantum entanglement or quantum non-locality phenomena? Of course, in quantum communication. Okay. So the next topic is solar magnetic fields. This topic is important for your science and tech section. So recently the IIA astronomers have pioneered a method to probe the sun's magnetic fields using the data from the Kodaikanal Tower telescope. So the study is focusing on an active sunspot region, and the observations have provided insights into the magnetic field of the sun stratified across different heights of the solar atmosphere. The use of this telescope's unique mirror has enabled precise tracking of the sun and with enhanced data accuracy. So, if you want to know the technological insights, of course, they're not important, but the primary mirror of this telescope tracks the sun's movement, while the secondary and tertiary ones direct and align the sunlight for observation. So, what is solar magnetic field? It is the magnetism of sun which is crucial in understanding the various activities and phenomena of sun. Magnetic fields in the sun are generated by the movement of electrically charged particles, specifically ions and electrons. So the sun consists of multiple layers: photosphere, chromosphere, and corona. The magnetic fields interlink these layers, channeling energy from the lower to the upper part and thereby contributing to the processes like coronal heating. So we all know sunspot cycle lasts approximately 11 years, and um sunspots are the regions on Earth's surface. I'm sorry, the sun's surface where magnetic fields are extremely concentrated, and these fields break through the surface, leading to cooler areas which appear darker. Okay. So the sun's magnetic field is measured by observing the energy difference in light emitted by electrons as they move between orbits with an atom, and specialized instruments like magnetometers determine the magnetic field strength and direction across the sun's surface. So the next topic is drug delivery with nanotechnology. This topic is again important for your science and tech section. So a new technique which is utilizing polymeric nanoparticles has been created to effectively deliver antifungal medications. And scientists have utilized the nicomycin loaded particles, and scientists have basically utilized nicomycin, which is an inhibitor, and loaded it into polymeric nanoparticles to target fungal infections. So how they were able to achieve this feat? Because there is a component of fungal cell walls called chitin, but it is absent in human body. So uh, when you use the nanoparticle based delivery system, you target this particular component, and the antifungal drugs identify this component and they disrupt fungal growth and without any harm to the human body. Okay, so the formulation has shown significant effectiveness against fungal infections like Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus. Okay, so this method is particularly beneficial for patients who have conditions like asthma, cystic fibrosis, HIV, cancer, or those who are on long-term corticosteroid therapy or who are at higher risk of fungal infections. We all know nanotechnology involves the manipulation of atoms and molecules at the nanoscale level, and nanoparticles are ultra small particles with a high surface to area volume ratio. Okay. So the next topic is world's second largest diamond in Botswana. This topic is important for your economy section. So recently, a 2500 carat diamond, which is the second largest ever found, has been unearthed in Karobe Diamond Mine, northeast of Botswana. And this newly discovered diamond is second to 3106 carat Cullinan diamond, which was found in South Africa a century ago. Botswana is a leading diamond producer, and it constitutes about the diamond industry constitutes about 30% of its GDP and about 80% of its exports. So the diamond which was unearthed the diamond was unearthed using advanced X-ray transmission technology, which enhances the recovery of large stones without causing any damage to them. So we all know diamonds form in the Earth's mantle, and they are brought to the surface using the volcanic activity, and they're found in volcanic landforms like dikes and cells. Um, so, if we want to look at diamonds in India, then the major locations include Panna Belt, which is there in Madhya Pradesh, the Vajra Karur Kimberlite Pipe
in Anantapur district of Andhra Pradesh. Krishna River Basin gravels, that is in Andhra Pradesh. Okay, so the leading producers of diamond are Russia, Botswana, Canada, Australia, South Africa, and DR Congo. And Russia is believed to have the largest and richest diamond resources. And if we want to see the synthetic diamonds, then US is the largest producer of synthetic industrial diamonds. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.